Hello students, the next part of discussion is the limitations of the Bohr model of atom. तो पहली लिमिटेशन जो बेटा बोहर मॉडल की है जो सामने आई हमारे कि बोहर was able to explain the spectra of only those species which are unielectron. यूनिइलेक्ट्रॉन का मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, जैसे कि हीलियम 1 पॉजिटिव हो गया, जैसे कि लिथियम 2 पॉजिटिव हो गया. बट बोहर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ दो स्पीशीज विच आर मल्टी इलेक्ट्रॉन. मल्टी इलेक्ट्रॉन का मतलब जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है. तो बोहर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन. तो दैट वाज फाउंड टू बी द वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम. स्टूडेंट्स, सेकेंड लिमिटेशन क्या थी बोहर की, यहाँ मैंने लिखी है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन. यानी कि स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ जो स्पेक्ट्रल लाइन आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में स्टडी की, वो स्पेक्ट्रल लाइन को जो ऑब्टेन हो रही हैं, अगर हम फर्दर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें उस एटम के अराउंड या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो these lines are further split into sub lines. तो Bohr was not able to explain the cause of their splitting. जब हम स्पेक्ट्रल लाइन को अगर मान लीजिए बेटा हमने अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर जब वो लाइन स्प्लिट हो जाती हैं इनटू सब लाइंस, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज ज़ीमैन इफेक्ट. यानी कि हम कह सकते हैं बोहर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ ज़ीमैन इफेक्ट. कॉज ऑफ ज़ीमैन इफेक्ट का मतलब cause of splitting of a single line, the cause of splitting of a single line into the multiple lines when we apply the magnetic field into it. Similarly, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते थे तो each line was again going to be split into number of lines, and this time this effect is called Stark effect. Stark effect यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो एक ईच लाइन फर्दर डिवाइड इनटू सब लाइन. व्हाई? बोहर वाज नॉट एबल टू गिव द आंसर. द इफेक्ट इज कॉल्ड एज स्टार्क इफेक्ट एंड ईच लाइन फर्दर स्प्लिट इनटू सब लाइन. व्हाई? बोहर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द कॉज एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड एज द ज़ीमैन इफेक्ट. इन शॉर्ट वी कैन से बोहर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द ज़ीमैन इफेक्ट एंड द स्टार्क इफेक्ट. थर्ड लिमिटेशन पे चलते हैं बेटा बोहर की. बोहर ने क्या कहा था? बोहर ने यह कहा था कि इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स सर्कुलर पाथ. रिपीटिंग माय वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ. लेटर ऑन डी ब्रॉगली ने क्या कहा? डी ब्रॉगली ने कहा इलेक्ट्रॉन जो है इट इज ऑफ ड्यूल कैरेक्टर. मतलब उसने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन एक वेव नेचर का है. पार्टिकल तो प्रूव था लेकिन उसने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव करैक्टर की एस्टेब्लिशमेंट कर दी बेटा. हिजेनबर्ग ने भी क्या किया? हिजेनबर्ग ने भी इलेक्ट्रॉन को एक वेव नेचर का प्रूव कर दिया. डी ब्रॉगली ने एज वेल एज हिजेनबर्ग के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन इज ऑफ वेव नेचर. पर अगर कोई स्पीशीज वेव नेचर रखती है तो वेव का कोई फिक्स पाथ नहीं हो सकता. लेकिन बोहर ने अपने थ्योरी में, अपने मॉडल में क्या कहा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स सर्कुलर पाथ. यानी कि ये पॉइंट तो तभी ठीक हो सकता है ना अगर इलेक्ट्रॉन के अंदर यही कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन इज ऑफ प्योरली पार्टिकल नेचर. लेकिन बेटा अगर इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर की अकरेंस को भी कंसीडर किया जाए तो फिर ये कहना कि इलेक्ट्रॉन हैज गॉट द फिक्स पाथ, इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग कॉन्सेप्ट. बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो का यानी कि वेव का कोई भी बेटा फिक्स पाथ नहीं होता. तो दिस वाज द थर्ड लिमिटेशन. में यहां से पढ़ते क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन मूव इन एन एटम इन वेल डिफाइंड पाथ, बट अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली एंड हिजेनबर्ग वी कैन नॉट डिफाइन द फिक्स पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. व्हाई? बिकॉज डी ब्रॉगली as well as Heisenberg was considering electron to be of a wave nature and wave cannot have any fixed path. पर बोहर ने कहा उसका फिक्स पाथ होता. तो ये पॉइंट उसकी एक लिमिटेशन फाइंड आउट की गई. फोर्थ लिमिटेशन पे आते हैं जो बोहर मॉडल में थी.
आपको याद होगा बोहर के जो अलग अलग पॉइंट्स थे, वन ऑफ द पॉइंट उसका अगर आपको याद हो वो ये था, अकॉर्डिंग टू बोहर, एंगुलर मोमेंटम दैट इज MVR ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an atom is quantized. Angular momentum that is MVR of an electron in an atom is quantized. That is, it has got a fixed set of values. यानी कि आपको याद होगा बोहर ने एक फॉर्मूला प्रपोज किया था, MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, वेयर इज द नंबर ऑफ शेल। पूछा गया उससे इस फॉर्मूले की डेरिवेशन दीजिए, कैसे फॉर्मूला ड्राइव हुआ, MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। बेटा बोहर वॉज नॉट एबल टू गिव मैथमेटिकली दिस फार्मूला, और आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं ये फार्मूला जो मैथमेटिकली प्रूव किया गया, इट वॉज बाय द डी ब्रॉगली, प्रपोज्ड बाय बोहर। बोहर ने प्रपोज किया कि ऐसा होता होगा, उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, पर उसका जो मैथमेटिकल प्रूव है इट वाज नॉट गिवन बाय बोहर, इट वाज गिवन बाय डी ब्रॉगली। और डी ब्रॉगली ने कैसे ये प्रूव किया दैट MVR इक्वल टू NH बाय 2 पाई, वो बेटा हम डिस्कस करते हैं। देखिए डी ब्रॉगली ने एक स्टेटमेंट दी, ध्यान से सुनिएगा स्टेटमेंट को। डी ब्रॉगली ने कहा द सर्कमफ्रेंस of the nth shell, the circumference of the nth shell should be such that it can accommodate n waves or n lambdas in it, n waves or n lambdas in it। मतलब क्या हुआ बेटा इसका, मतलब ये हुआ कि भैया अगर कोई शेल थर्ड शेल है, तो थर्ड शेल का सरकमफ्रेंस इस तरीके से इतना होना चाहिए कि उसके अंदर 3 वेव्स फिट हो जाए पूरी तरह से। अगर कोई शेल फोर्थ शेल है तो उसका सरकमफ्रेंस एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, उसने कहा कुछ इतना होना चाहिए so that 4 waves इसके अंदर अकोमोडेट हो जाए। इसको मैं थोड़ा समझाता हूं डायग्रामेटिकली। स्टूडेंट्स ये देखिए, जैसे मैंने क्या किया, एक शेल रिप्रेजेंट किया, ये जो सर्कल है वो शेल रिप्रेजेंट कर लिया। लेट मेरे अकॉर्डिंगली और बोहर के अकॉर्डिंगली, यानी कि डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग, सॉरी, ये n इक्वल टू 3 है, थर्ड शेल है। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, मान लीजिए मैं ये स्टार्टिंग पॉइंट कर रहा हूं, क्रस्ट ट्रफ, एक वेव हो गई, रिपीटिंग यहां से शुरू हुए, क्रस्ट ट्रफ एक वेव हो गई, क्रस्ट ट्रफ 2 वेव होगी, यहां तक क्रस्ट ट्रफ यहां तक होगी। बेटा स्टार्टिंग पॉइंट जहां था वहीं पर पहुंच गए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें, ये सरकमफ्रेंस इस हिसाब से है, सरकमफ्रेंस कुछ ऐसा है कि 3 लैम्डास इसके अंदर एग्जैक्टली अकोमोडेट हो सकती हैं। 3 लैम्डास, जैसे इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हो कि इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट तक बेटा 1 लैम्डा, ठीक है। वैसे क्रस्ट को मेजर तो वेवलेंथ को स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्टिंग करते हो, तो मैं मिड वर्सेस मिड कर रहा हूँ, राइट। तो 1 लैम्डा हो गई। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस क्रस्ट के सेंटर से इस क्रस्ट के सेंटर तक 2 लैम्डास हो गई, और बेटा इस सेंटर से इस सेंटर तक 3 लैम्डास हो गई। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ये सरकमफ्रेंस जो है कुछ इस तरीके से है कि ये 3 वेव्स अपने अंदर आराम से प्रॉपर फिट कर सकता है। यही डी ब्रॉगली ने कहा कि अगर थर्ड शेल है ना, थर्ड शेल है, तो थर्ड शेल का सरकमफ्रेंस कितना हो, कुछ इतना हो कि उसके अंदर 3 वेव्स पूरी फिट हो सके। अगर कोई शेल फोर्थ है तो उसका सरकमफ्रेंस कितना हो, कुछ इतना हो कि उसके अंदर 4 वेव्स प्रॉपर फिट हो सके। जैसे बेटा ये डायग्राम देखिए आप, लेट दिस शेल इज अ थर्ड शेल, लेट दिस शेल इज थर्ड शेल। अगर इस शेल को थर्ड शेल होना है, अगर होना है,
ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूं थोड़ी लाइट सी बनी हुई है, अगर ये सर्कमफ्रेंस लेट इज इक्वल टू थर्ड शेल, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको इसके अंदर कितनी वेव्स अकोमोडेट होनी चाहिए, 3। देखते हैं। तो बेटा लेट यहां से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रफ क्रस्ट, एक वेव हो गई, क्रस्ट ट्रफ दूसरी वेव हो गई, सॉरी फिर से करते हैं, ट्रफ क्रस्ट एक वेव, ट्रफ क्रस्ट दूसरी वेव, ट्रफ क्रस्ट तीसरी वेव। व्हाट अबाउट दिस, अब इसमें ये स्पेस का क्या है, इसका मतलब ये है कि 3 वेव्स इसके अंदर प्रॉपर फिट नहीं हो रही, बीच में एक एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है, ना एक्स्ट्रा स्पेस होनी चाहिए ना कम स्पेस होनी चाहिए, ना एक्स्ट्रा स्पेस होनी चाहिए ना कम स्पेस होनी चाहिए, एग्जैक्टली फिट होना चाहिए। तो इसका मतलब इस शेल को थर्ड शेल नहीं माना जा सकता, इस शेल को थर्ड माना जा सकता है। ये जो वर्डिंग उसने दी, क्या दी कि nth शेल का रेडियस कितना होना चाहिए, कुछ इतना होना चाहिए जिसमें n वेव्स अकोमोडेट हो सकें। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, कुछ ऐसे लिखेंगे 2 पाई rn, rn का मतलब रेडियस ऑफ nth शेल। अब टोटल टर्म क्या बन गई बेटा, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू n लैम्डा। मतलब अगर ये रेडियस nth शेल का है तो इसके अंदर n लैम्डा होनी चाहिए, मतलब अगर ये रेडियस थर्ड शेल का है तो इसमें 3 लैम्डास होनी चाहिए, अगर ये रेडियस फोर्थ शेल का है तो फिर उसमें वेव 4 होनी चाहिए, तो 2 पाई rn इक्वल टू n लैम्डा। सो लैम्डा इक्वल टू व्हाट, 2 पाई rn बाई n, लैम्डा का ये फॉर्मूला आ गया। आगे चलते हैं, एज अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। तो अपने पास 2 फार्मूले आ गए, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv एंड लैम्डा इक्वल टू 2 पाई rn बाई n, दोनों को इक्वेट कर दिया। h अपॉन mv इक्वल टू 2 पाई rn अपॉन n, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, mvrn रेडियस ऑन शेल इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो बेटा ये जो स्टेटमेंट आई अपने पास mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, ये क्या है, ये वही तो है द प्रिंसिपल कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो mvrn इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई का रिलेशन है, इट वाज प्रपोज्ड बाय बोहर but was not mathematically proved by Bohr. It was mathematically proved by de Broglie, not by Bohr, and that was found to be the another limitation of the Bohr model कि भैया थ्योरी तो तुम दे रहे हो लेकिन उसका मैथमेटिकल प्रूफ तो कोई और दे रहा है, तुम्हारी ड्यूटी थी, तुमको देना चाहिए था, बट यू हैव नॉट गिवन द प्रूफ। तो दैट वाज फाउंड टू बी द another limitation of the Bohr model of atom. Thank you.